नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 37 जो उत्तम प्रेक्षण के निर्माण व विशेषताओं से संबंधित है आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह चैनल सबसे बेहतरीन है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का अपना जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं डगलस व हॉलैंड के उपलब्धि परीक्षण के संबंध में क्या मत है। गत वर्षों में शिक्षकों ने विभिन्न विधियों का प्रयोग करके छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने में आशातीत प्रगति की है। इस कार्य में उन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों का अति कुशलता से प्रयोग किया है। फिर भी उनकी मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनको पूर्णतया निर्दिष्ट नहीं कहा जा सकता। यह तभी संभव है जब वे स्वनिर्मित परीक्षणों का प्रयोग न करके प्रमापित शैक्षिक परीक्षणों को काम में लाएं, क्योंकि इनकी कुछ अपनी निराली विशेषताएं हैं। इस संबंध में डगलस व हॉलैंड महोदय ने लिखा है कि उत्तम परीक्षा में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं जो हैं ये प्रत्येक परीक्षण के निर्माण के आधारभूत सिद्धांत हो सकते हैं। अब हम उत्तम प्रमापित परीक्षण की विशेषताओं अथवा उसके निर्माण के सिद्धांतों पर विचार करने जा रहे हैं। तो जो उत्तम परीक्षण है उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है उत्तम उसकी वैधता, मतलब वैलिडिटी। उत्तम परीक्षण में वैधता का गुण या विशेषता पाई जाती है, जिसका अभिप्राय ये होता है कि परीक्षण को बालक की उसी योग्यता की जांच करनी चाहिए जिस जांच के लिए उस परीक्षण को बनाया गया है। हम वैधता का विस्तृत विवेचन नीचे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे वैधता का अर्थ क्या हो सकता है। वैधता के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए प्रेसी, रॉबिन्सन व होरेक्स महोदय ने लिखा है कि परीक्षण में वैधता तभी मानी जाती है जब वह वास्तव में उसी बात का मापन करता है जिसके मापन के लिए उससे आशा की जाती है, कि जिस परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है वो उसी की परीक्षा का मापन करे। ये नहीं कि उसे तैयार किसी और परीक्षा के लिए किया गया है और वो मापन किसी और परीक्षा का कर रहा है। वैधता के अर्थ को हम उदाहरण द्वारा अधिक भली भांति समझ सकते हैं कि हम फुट रूल से लंबाई नाप सकते हैं, कि जो अपने फुट रूल होती है उससे हम लंबाई नाप सकते हैं मगर उसकी गोलाई नहीं नाप सकते। इस प्रकार हम इतिहास के टेस्ट से बालक के इतिहास के ज्ञान की ही जांच कर सकते हैं, उसके भूगोल के ज्ञान की जांच नहीं कर सकते। यही क्या है, वैधता है। इतना ही नहीं वरन इतिहास का टेस्ट इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए कि उससे बालक के इतिहास संबंधी ज्ञान का मापन किया जा सके, न कि उसकी पढ़ने की गति और कुशलता का मापन हो। तभी इतिहास के टेस्ट में वैधता का वास्तविक गुण प्रकट हो सकता है। ये तो बात हुई वैधता के अर्थ की। अब हम देखेंगे वैधता के कितने प्रकार होते हैं। क्लूजमेर और गुडविन महोदय के अनुसार वैधता जो है वो 4 प्रकार की मानी गई है, जिसमें से उत्तम परीक्षण में कम से कम एक का होना अनिवार्य है। तो वैधता के 4 प्रकार होते हैं, उत्तम परीक्षण के लिए एक प्रकार होना अनिवार्य है। सबसे पहला प्रकार है विषय वस्तु की वैधता। यदि परीक्षण में अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु का पूर्ण या पर्याप्त समावेश है
तो उसमें विषय वस्तु की वैधता मानी जाती है। दूसरा प्रकार है पूर्व कथन की वैधता। यदि परीक्षण में बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक विषय में यह भविष्यवाणी करते हैं कि वह आगे चलकर क्या करेगा, तो उसमें पूर्व कथन की वैधता मानी जाती है। तीसरा प्रकार है निर्माण की वैधता। यदि परीक्षण में बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक उतने ही हैं जितने उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की आशा थी, तो उसमें परीक्षण निर्माण की वैधता मानी जाती है। चौथा प्रकार है समवर्ती वैधता। यदि परीक्षण में बालक द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके चालू कार्यों से सह संबंध बताते हैं, तो उसमें समवर्ती वैधता मानी जाती है। तो ये तो हुए वैधता के प्रकार। वैधता के जो प्रकार ऊपर हमने बताए हैं, उनमें विषय वस्तु की वैधता को उपलब्धि परीक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि इसी की सहायता से छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करके उनका श्रेणी विभाजन, उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनकी कक्षोन्नति भी की जा सकती है कि उन्हें अगली क्लास में भेजना है या नहीं। इसलिए क्लासमेयर व गुडविन महोदय ने लिखा है कि उपलब्धि परीक्षण में विषय वस्तु की वैधता जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये तो इसकी पहली विशेषता थी, वैधता। इसकी दूसरी विशेषता आती है विश्वसनीयता। उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता का गुण भी पाया जाता है। हम इसके विभिन्न पक्षों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं विश्वसनीयता होती क्या है। विश्वसनीयता का अर्थ यह है कि परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न होकर समानता ही हमें दिखलाई दे। जब उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, वो समान रहेगा, तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसको हम उदाहरण के रूप में देखें कि यदि किसी बालक के लिए एक ही परीक्षण का 4 बार प्रयोग किया जाए और यदि उस अवधि में उस बालक के ज्ञान में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो और उस चारों बार उस विद्यार्थी को समान अंक प्राप्त होते हैं, तो ये उसकी विश्वसनीयता है। यदि उसके अंकों में परिवर्तन हो जाता है तो परीक्षण को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता, और अगर अंकों में अंतर नहीं आता है तब वो परीक्षण जो है वो विश्वसनीय माना जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्वसनीयता का अर्थ यही है कि परिणाम की समानता या फिर स्थिरता, कि जो परिणाम है वो समान होना चाहिए और वो स्थिर होना चाहिए। क्लासमेयर व गुडविन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि विश्वसनीयता उस सीमा का उल्लेख करती है जिस सीमा तक परीक्षण द्वारा प्राप्त मापनों में समानता या फिर स्थिरता होती है। फिर हम देखें विश्वसनीयता में वृद्धि करने के क्या उपाय होते हैं, कि जो विश्वसनीयता होती है उसको हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। विश्वसनीयता एक सापेक्षित शब्द है, अतः उसकी वृद्धि तभी की जा सकती है जिस पर उसे पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। कि इसमें वृद्धि तो की जा सकती है पर इसको पूर्ण नहीं बनाया जा सकता। डगलस व हॉलैंड महोदय के अनुसार उसमें वृद्धि करने के लिए कई उपाय अपनाए गए हैं। पहला है परीक्षण लंबा होना चाहिए ताकि उसमें विषय या पाठ्यक्रम की लगभग सभी जो बातें हैं उनका समावेश उसके अंतर्गत हो जाए। दूसरा उपाय बताया है कि परीक्षण के प्रश्न जो हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए ताकि उनके उत्तर जो हैं वो शीघ्रता और सरलता से बालक दे सके। तीसरा है परीक्षण के प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए
कि उनके उत्तर चिन्ह बनाकर, संख्या लिखकर या फिर एक या दो शब्दों के द्वारा उसके उत्तर दिए जा सकते हैं। अगला है, परीक्षण के प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनके उत्तर या तो निश्चित रूप से सही हो या फिर वो गलत हो। अगला है, परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या जो है वो अधिक होनी चाहिए ताकि अनुमानित उत्तरों के कारण उसकी विश्वसनीयता पर कम प्रभाव पड़े। उदाहरण के रूप में हम इसको देखें कि यदि परीक्षण में केवल 10 प्रश्न हैं तो बालक उनमें से 3 या 4 प्रश्नों के अनुमान जो है वो अपने अनुमान के आधार पर उन 3 या 4 प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी विश्वसनीयता को वो कम कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि प्रश्नों की संख्या 100 है तो अनुमानित उत्तरों का विश्वसनीयता पर तुलनात्मक प्रभाव जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगला है, परीक्षण का समय, दशाएं और निर्देश जो होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए। अगला है, एक ही परीक्षण एक ही कक्षा के बालकों को 2 बार देना चाहिए। दोनों बार के परिणामों में मतलब जो रिजल्ट है उसमें जितनी अधिक समानता होती है परीक्षण उतना ही अधिक विश्वसनीय माना जाएगा। अगला बिंदु है, एक ही परीक्षण को 2 समान कक्षाओं या फिर 2 समान समूह के बालकों को देना चाहिए और दोनों समूह के परिणामों में जितनी अधिक हमें समानता दिखाई देगी परीक्षण भी उतना ही अधिक विश्वसनीय माना जाएगा। फिर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि एलिस ने कहा है कि विश्वसनीयता परीक्षण सामग्री के विवेकपूर्ण चयन पर और विशेष रूप से परीक्षण की लंबाई पर भी निर्भर रहती है। यदि अन्य बातें समान हैं तो परीक्षण जितना अधिक लंबा होता है उतना ही अधिक वो विश्वसनीय माना जाता है। अब हम तीसरी विशेषता की बात करें, वो है व्यवहारिकता। उत्तम परीक्षण में व्यवहारिकता या फिर सरलतापूर्वक प्रयोग किया जाने वाला गुण होता है। व्यवहारिकता का अर्थ ये होता है कि परीक्षण के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विशेष तैयारी और विशेष सामग्री एवं अधिक समय की आवश्यकता इसमें नहीं होती, अतः उसके प्रयोग में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। अगला है, निश्चित उद्देश्य। उत्तम परीक्षण में निश्चित उद्देश्यों का गुण भी होना चाहिए। ये जो निश्चित उद्देश्य हैं ये उस विषय या फिर उस पाठ्यक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत निश्चित किए जाते हैं जिसके लिए परीक्षण का निर्माण किया जाता है। अगला जो गुण या विशेषता है वो है सरलता। उत्तम परीक्षण में सरलता का गुण होना भी अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रश्न, निर्देश और अंक देने की जो विधियां हैं वो इतनी सरल होती हैं कि परीक्षक और परीक्षार्थी उनको अति सरलता से समझ जाते हैं, अतः किसी प्रकार की त्रुटि की आशंका उसमें नहीं रहती। अगला है वस्तुनिष्ठता। उत्तम परीक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण विशेष रूप से हमें दिखलाई देता है। इस वस्तुनिष्ठता परीक्षण में बालक प्रश्नों को निश्चित निर्देशों के अनुसार करते हैं और परीक्षक जो है वो अंक तालिका की सहायता से उनमें अंक देता है, अतः ये परीक्षण पूर्ण रूप से निष्पक्ष होता है। इस पर परीक्षार्थी की जांच और परीक्षक की मनोदशा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला गुण है व्यापकता। उत्तम परीक्षण में व्यापकता का गुण भी हमें देखने को मिलता है। व्यापकता का अभिप्राय यह है कि बालकों की जिस योग्यता का माप किया जाता है उसके सब पहलुओं से संबंधित प्रश्न इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता है जिस पर प्रश्न न आए हों, अतः परीक्षण एकांगी न होकर
परीक्षण क्या होना चाहिए? व्यापक होना चाहिए। अगला गुण है रोचकता। उत्तम परीक्षण में रोचकता का गुण होना अनिवार्य है। इसी रोचकता के गुण के कारण ही बालक इसमें पूर्ण तन्मयता से कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका जो रिजल्ट है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। इसके रिजल्ट में शुद्धता हमें देखने को मिलती है। अगला है मितव्ययता। उत्तम परीक्षण में मितव्ययता का गुण भी पाया जाता है। इसमें किसी विशेष यंत्र या फिर विशेष सामग्री की आवश्यकता होने के कारण व्यय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बालक कागज पर छपे हुए प्रश्नों के उत्तर जो है वो कलम से या फिर पेंसिल का प्रयोग करके उत्तर दे सकते हैं। अगला गुण है सुविधा। उत्तम परीक्षण जो है वो सुविधाजनक होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसके लिए किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। यह कम स्थान और कम समय में अधिक से अधिक बालकों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो गुण है वो है विभेदीकरण। उत्तम परीक्षण में विभेदीकरण का गुण भी अनिवार्य रूप से वर्तमान में रहता है। दूसरे शब्दों में ये जो परीक्षण है ये प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालकों में अंतर प्रकट करता है। इस उद्देश्य से इसके सब प्रश्न जो हैं वो जटिल होते हैं, क्योंकि उनको केवल प्रतिभाशाली बालक ही कर पाते हैं। इसमें सरल प्रश्न भी होते हैं ताकि मंदबुद्धि बालकों को भी उनको करने का अवसर प्राप्त हो जाए। अगला है प्रमापित। उत्तम परीक्षण जो होता है वो प्रमापित होता है। इसका अर्थ यही होता है कि परीक्षण में दिए जाने वाले प्रश्नों या फिर निर्देशों, परीक्षा लेने की विधियों और अंक देने के ढंगों को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कितने अंक के होंगे, और यह जांच कर ली जाती है कि ये सब बातें ठीक हैं या फिर नहीं हैं। अगला जो गुण है वो है सामान्य स्तर। उत्तम परीक्षण का एक या अधिक सामान्य स्तर हमें देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में परीक्षण निर्माता जो है वो पहले ही इस बात का निश्चय कर लेता है कि बालकों की किस योग्यता में किस स्तर के होने की आशा की जा सकती है। सामान्य स्तर पहले से निश्चित होने के कारण इस बात का सुगमता से ज्ञान हो जाता है कि बालक की मानसिक आयु इस स्तर से कम, अधिक या फिर बराबर है। अगला गुण है कठिनाई का क्रम। उत्तम परीक्षण में प्रश्नों का जो क्रम है वो सरल से जटिल की ओर चलता है। परीक्षार्थी जो है वो प्रारंभिक प्रश्नों को सरल पाता है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे प्रश्न अधिक ही अधिक जटिल होते चले जाते हैं। फिर हम देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें, और किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह गई हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हम एक इनसे भी बढ़कर और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।